कहते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारी हरियाणा पुलिस और सीईटी की 18वीं क्लास है। देखो, हमारा मैथमेटिक्स में एवरेज का टॉपिक था, औसत का टॉपिक था। सबसे पहले ऐसे लिखो, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है, औसत है, यह m है। यदि इसमें 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, 2 संख्याएं और शामिल कर ले, तो जो एवरेज है, जो औसत है, यह कितना बढ़ जाएगा? एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, इनका औसत m है। यदि 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? बेटा, एक तो ऐसा सवाल हम x मान के n मान के कराना तो समय ज्यादा खराब हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे तो संख्या तो सी प्राकृत और वैसी 5 प्राकृत संख्या एक सी शुरू से 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। तो अंक औसत m कोई मान है जो इसका औसत है, वो m है। तो इनका 5 का औसत कैसे निकालेंगे? इसको इन 5 को जोड़ेंगे और 5 का भाग 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि इसका औसत क्या आ जाएगा? ये बताओ, 3। और सीधी सी बात है, अंदर जब बराबर है तो बीच की संख्या औसत होती है, तो मैंने कल ही बता दिया। अब 3 संख्या और जोड़ दी, इन 5 का तो योग 15 है, 3 संख्या जोड़ दी, एक तो 6 जोड़ दी, 1 7 1 8 8 7 15 8 से 21 31 5 36, टोटल संख्या कितनी हो गई है? इस मान क्या हो गया? 36। भाग किसका दोगे इसमें? 8 का। तो 36 में जब 8 का भाग दोगे तो 8 चौका 32, 4 8 पंचो 40, तो ये 4.5 हो गया, ये 3 था, ये 4.5 हो गया, तो कितना और बढ़ गया? तो ये समझा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है, ऐसे क्यूब अगर बात x मानना है, x x जमा 1, ऐसे पहले जमाने में ऐसे करते थे क्वेश्चन, लेकिन ये आसान नहीं कर। तो साइड तक देखो, बिल्कुल समझ लो, रटनो बोलना। 3 वर्ष पहले, रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। 3 वर्ष पहले कोई दंपत्ति है, और जो दंपत्ति है इसकी औसत आयु 19 वर्ष है। इसकी जो औसत आयु है वो 19 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले एक दंपत्ति की औसत आयु 19 वर्ष है। अब क्या हुआ कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद तो औसत आयु है वो 15 वर्ष हो गई। तो बच्चे की आयु क्या है? देखो, दंपत्ति जो होता है वो होता है पति पत्नी का जोड़ा। दंपत्ति होता है पति पत्नी का जोड़ा होता है। और 3 वर्ष पहले की बात है, पति और पत्नी, देख समझना, रटना नहीं है, पति और पत्नी, ठीक है। इन दोनों का जो एवरेज है, जो औसत है, ये 19 वर्ष है। इन दोनों की ये बता दो कुल आयु क्या होगी? कितने साल के हो गए? 19 दूनी 38। भाई 2 तो नहीं, एक पति एक पत्नी, दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। तो इन दोनों की जो एवरेज 19 है, तो इनकी कुल आयु हो गई 19 दूनी 38, बिल्कुल क्लियर है। पर ये आयु 38 साल है। कितने वर्ष पहले की बात है ये? तो एक बात बता दो,
आज दोनों कितने के हो गए? 38 के। तो 3 साल पहले थे 3 का पति और 3 की पत्नी, तो आज ये दोनों 44 के हो गए। बेटा सही बात है, सही को जोड़ दिया, 3 पति बढ़ गए, 3 पत्नी बढ़ गई। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद उस 15 वर्ष हो गई। पहले तो ये 2 ही थे पति पत्नी, और एक बच्चा जन्म लेते ही टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 3 की एवरेज क्या है? 15। तो तीनों की कुल आयु कितनी हो गई? 45 साल। और 2 की कुल आयु कितनी है? 44 साल। तीनों की कितनी है? 45 साल। तो इसमें 1 साल क्यों बढ़ गया कि बच्चे की आयु क्या आ गई? 1 साल। अब उठाओ इसको। एक निकाल के बहुत जल्दी से। 5 वर्ष पहले 19 वर्ष थे, 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थे, और बच्चे के जन्म होने के बाद 18 वर्ष हो गए बच्चे के। वही बच्चे के बेटा एक बात बताओ, 20 दूनी 40 और 10 5 ये बढ़ गया 50 हो गया, और 3 है तो 17 दिया, 3 है तो 18 दिया 54, तो ये बच्चा 4 साल हो गया। एक तो ऐसी क्वेश्चन आए कि 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, ये हमें 30 दे रखे हैं। इनमें से जो पहली 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, ये 35 दे रखे हैं, और जो अंतिम में 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का जो एवरेज हमें दे रखे हैं वो 25 दे रखे हैं। तो चौथी संख्या का मान बताओ, तो हमें चौथी संख्या का चौथी संख्या का मान देख, ये ऐसे करना है। टोटल संख्या है 6, 1 2 3 4 5 और 6। अण का जो एवरेज दे रखे वो 30 दे रखे, तो सीधी सी बात है 6वां को कुल मान है वो 180, कुल मान कितना है वो 180, बिल्कुल क्लियर। अब इन पहली तीनों का दे रखे हैं 1 2 3 का, 1 2 3 का दे रखे हैं, ये 35 दे रखे हैं, तो इनका हो गया 105। अब अंतिम चार ये हो गई, अंतिम 4 यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, इनका 25 दे रखे हैं, तो इन चारों का हो गया 100। तो इसमें एक संख्या डबल तीसरी हो गई, तो इसमें चौथी ना पूछेंगे, इसमें पूछेंगे तीसरी संख्या का मान क्या है।
जो संख्या डबल काउंट हो गई उसका मान पूछेगा इसमें। डबल कौन सी काउंट हो गई? तीसरी, क्योंकि पहली तीनों में भी ये काउंट हो गई और अगली 4 संख्याओं में भी काउंट हो गई, तो ये संख्या टोटल 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, जबकि संख्या वास्तव में 6 है। क्यों 7 क्यों हो गई? कि एक संख्या जो तीसरी है ये डबल काउंट हो गई, तो इनका तो मान आ गया 205, टोटल 7 का मान आ गया 205, 6 का मान है 180, तो जो तीसरी संख्या है जो डबल काउंट हुई है उसका मान पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे? यस। इसमें कभी चौथी डबल हो जाएगी, अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना, पहले तो 4 कर दूं, लास्ट में 3 कर दूं, तो चौथी डबल हो जाएगी। तो जो संख्या डबल होगी उसका मान पूछा जाएगा, कभी तीसरी डबल हो जाएगी, कभी चौथी डबल। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऐसे एक कक्षा में 40 छात्र हैं। देखो एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं, इनकी जो एवरेज है, जो औसत आयु है, ये 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। और क्या हो गया कि 10 नए छात्र आने से 10 छात्र और आ गए, तो जो एवरेज इनकी जो औसत है ये 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो नए छात्र आए हैं 10 नए छात्रों की औसत बताओ, जो नए 10 छात्र आए हैं इनकी औसत बताओ। जो 10 नए छात्र आए हैं इनकी औसत पहले तो 40 जो छात्र इनका कुल 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 वर्ष निकाल लो, 600 हो गई, ठीक है बेटा। अब औसत में 15 में 0.2 जोड़ोगे, जैसे औसत बढ़ गई नहीं है, 0.2 वर्ष बढ़ गई, तो पहले 15 थी और 0.2 बढ़ाओगे तो ये औसत नई 15.2 हो गई। अब 10 छात्र और आ गए तो टोटल छात्र हो गए 50 की बढ़ गई 15.2, तो 50 को 15.2 से पॉइंट से जब भी गुणा करो तो ये पॉइंट हटा दिया करो, अपॉन में 10 करके, ये 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 5 पंजे 25 और 1 26, 2 760 हो गए। 50 का तो हो गया 760 और 40 का है 600, तो 160 वर्ष बढ़ गया। ये 160 वर्ष कितने का बढ़ा है? ये 10 छात्रों का। तो 160 को जब 10 से भाग दोगे तो नए छात्रों का एवरेज 100 आ जाएगा। भाग क्यों दे दिया? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये बता दो इसका तरीका ठीक है, दूसरा तरीका सही है जो हमारे संदीप ने दे दिया ना, फिर इसका तोड़ एक तुम्हारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में क्वेश्चन निकालना है। एक परिवार है, इस परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों की जो एवरेज है, जो औसत है, वो 20 वर्ष है। और जब उसका मुखिया शामिल कर लिया जाता है, मुखिया यदि शामिल करते हैं तो जो एवरेज है, जो औसत है, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें मुखिया का योग क्या है?
तनिष्क क्या है बेटा? क्यों भाई? तो साइंस है ना +2, फिर 20% वृद्धि ना होनी है। एक बात करो बेटा, मैंने एक बात बताई थी कि पहले तो 5 की देखो कितनी हो गई, 100, बिल्कुल 100। मुखिया बढ़ते टोटल सदस्य कितने हो गए? पहले तो एवरेज 20 थी और औसत में 20% वृद्धि। इस 20 में जब 20% वृद्धि करोगे, यार वृद्धि ना करनी होता, या तो इनको 20% निकाल करके जोड़ दो, या वृद्धि मैंने बताई थी संख्याओं पर आधारित सिंप्लीफिकेशन में बताया था, जब भी वृद्धि करनी हो तो 100 में जोड़ दो, ठीक है, और यदि कमी करनी है तो 100 में घटा देंगे। अब एक बात बताओ, औसत क्या हो गई? तो 6 की हो गई 24, तो 6 हो गए 144 के, और 5 हो गए 100 के, तो मुख्य कितनी साल का हो गया? यार तुम्हें और देख पा रहे हैं ये तैयारी करो, तो वृद्धि नहीं करनी ऐसी। वृद्धि जब भी किसी में भी करनी पड़े, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, तो 100 में जोड़ के कर दिया और बीच में गुणा निशान लगा दिया, बस। और जैसे क्वेश्चन दे रहे हो कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत दे रखे हैं ए की पावर n+1 जमा बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n जमा बी की पावर n। इसमें n का मान बताना है और n का मान बताना है। ऑप्शन जैसे हमें दे रखे हैं, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। ए और बी का ये औसत, हमें ये औसत इसके बराबर है। ए और बी का औसत ये है, तो n का मान बताने के लिए एक बात सुनो, सबसे पहले तो ए और बी का औसत ही निकालो ना, और काम सारा छोड़ दो। किसी दो संख्या औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 को कर देते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? ए और बी का औसत कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, ये औसत होगा इसका। अब n का ऐसा मान रखो कि इसका मान ये बन जाए। n की जगह यदि 0 रखोगे तो ये हो गया, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही रह जाएगा a, 0 में 1 जोड़ोगे तो b रह जाएगा, और a की पावर n की जगह तुमने 0 लिख दिया, और किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो a जमा b अपॉन 1 और 1 2, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए और ये इसका औसत होता है। तो n का मान आ गया हमारे पास, ठीक। एक इस तरह प्रश्न हो जाता है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, ये 28 है। सुनो, इसमें कंडीशन दे रखी है कि पहली संख्या दूसरी से आती है, दूसरी से आती है, पहली संख्या दूसरी से आती है, और तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो इसमें जो तीसरी संख्या है, थर्ड संख्या है, वो बतानी है। एक बात सुनो, एक तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। देखिए मैं जैसे ऑप्शन दे दिया हमें 48, 18, 24 और वही एक ऑप्शन दे रखे 36।
तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें तीसरी संख्या पूछे तो ऑप्शन ये सारी तीसरी संख्या क्या है, यहां लिखो पहली, यहां लिखो दूसरी, यहां लिखो तीसरी। देखो हमने ऑप्शन उठाया 48 उठा लिया, तीसरी संख्या 48 उठा ली, तो तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी कितनी हो गई 24। भाई तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, 24 दूनी 48, बिल्कुल सही है। पहली संख्या दूसरी से आती है, तो ये क्या हो गई 12। अगर तीनों को जोड़ के 3 का भाग दोगे, यदि 28 आता है तो हमारा ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है, इसका नॉर्मल सा तरीका है, यदि ऑप्शन का पर्चा ना पढ़ो सो, तो तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, ये 2x, ये x और ये x, तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दोगे तो निकलेगा औसत, और औसत हमें क्या दे रखा है 28, यहां से x का मान आ जाएगा। अगर ये भी सही नहीं है और लो दूसरा तरीका, पहली संख्या दूसरी से आती है, पहली संख्या दूसरी से आती है और तीसरी दूसरी से आती है, उसमें x बटा 2 भी दिया है। पहली संख्या दूसरी से आती है तो यानी दूसरी दुगनी हो गई, जब भी आती होगी ये x ये 2x, इससे ये दुगनी है तो 2 का दुगना चाहिए। औसत कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे, 3 का भाग दोगे, औसत आ गया। औसत क्या दे रखे है x। एक तो देखो कैलेंडर का टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट हो गया था, 3 दिन क्लास ले ली थी। आज नया टॉपिक लिखो घड़ी। घड़ी का नया टॉपिक है, बिल्कुल मन करके समझोगे, ये 3 दिन ही चलेगा। एक बात बताओ, ये एक घड़ी है, इसमें 12 बज गए, इसमें 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल कितने खाने होते हैं, ये होता है 12। इसमें 12 ही खाने हैं, कितने खाने हैं 12। ये कितने डिग्री का कोण है 90 का, 180 270 ये 360, तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण है, ये 360 डिग्री का कोण है। और टोटल खाने इसमें 12, तो 360 डिग्री टोटल है, खाने हैं 12, तो जो एक खाना है वो 30 डिग्री का है, और एक खाने में 5 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट 6 डिग्री की होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक बात बताओ कि एक घड़ी में मान लो 3 बज रहे, और बड़ी सुई हमेशा मिनट की होती है और छोटी सुई घंटे की होती है। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, जब 1 घंटा होगा 60 मिनट होंगी, 60 मिनट बाद में जो मिनट की सुई है, 1 घंटे बाद जो मिनट की सुई है, ये तो पूरे एंगल पे घूम के और फिर यही आ जाएगी। तो 60 मिनट बाद जो मिनट की सुई है, ये तो पूरे एंगल पे घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। 1 मिनट में ये घूम जाएगी 6 डिग्री। भाई 60 का भाग देंगे 360 में, 6 डिग्री। घंटे की सुई है, 1 घंटे बाद में ये 3 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, ये यहां से यहां जाएगी, तो ये 30 डिग्री चलती है। तो 60 मिनट बाद में जो घंटे की सुई है, ये केवल और केवल 30 डिग्री चलेगी, तो ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलेगी, 1/2। तो यदि पता है तो मत लिखना, अदरवाइज एक लाइन लिख पाऊंगा। छोटी सुई घंटे की सुई को कहते हैं और बड़ी सुई मिनट की सुई को कहते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है।
जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि मैं कहूं कि 3:30 पर कितने डिग्री का कोण? 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो केवल एक ही सूत्र याद रखो, बाकी समय खराब करने को बहुत समय अपने बहुत टॉपिक से सिर्फ ओडिक सी बात याद रखनी से। ये जो 30 है ये हर सूत्र में रहेगा, ये 30 नहीं है, ये 30 सभी में रहेगा। इस सूत्र से कोई भी एंगल निकालना हो तो केवल ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। मिनट की जगह लिखेंगे 30 मिनट, 30 गुणा 11/2 सूत्र में है, और माइनस घंटा 3 है, और गुणा 30 ये 30 है, तो ये आ गया 15,165 और माइनस 90, तो तुम्हें आंसर देना 75 डिग्री। ये एक सूत्र याद रखना है। कोण निकालने के लिए केवल एक सूत्र याद करोगे, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटा गुणा 30। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, एक बार मेरे को 8:20 पे निकाल के दिखा दो, जल्दी से निकालो। सूत्र तुम्हारे सामने है। पता है माइनस क्या है? वही बात है, मिनट की जगह 20 लिखोगे, गुणा 11/2 और माइनस घंटा गुणा 30। हाँ, तो ये 110 में से 240 घटाओगे ना, तो ये माइनस का 130 बचेगा। तो या तो माइनस को घटाना है, और जब भी माइनस की संख्या आती है ना, तो उसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 360 में से घटाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर तो ये रहेगा। ऑप्शन में यदि दोनों मिल जाते हैं जब, तो हमारा ये करेक्ट रहेगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो नंबर 1, जब सूत्र लगाने के बाद माइनस की संख्या प्राप्त होती है, जब सूत्र लगाने के बाद माइनस की संख्या प्राप्त होती है, तो या तो माइनस हटाया जाता है, या 360 में से हटाया, या तो माइनस हटाया जाता है या 360 में से हटाया जाता है। या 360 में से घटाया जाता है, और जो 360 में से घटाओगे ना वो आंसर आता है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ये सूत्र तो सभी में लगेगा, परंतु यदि 12 और 1 के बीच में कभी भी कोण तुमसे निकलवाया जाए तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि 12:01 से 12:59 तक कोई भी कोण निकालना हो तो सिर्फ सूत्र रहेगा मिनट गुणा 11/2, बस ये सूत्र लगाओ। जैसे मैं कहूं कि 12:20 पर कितने डिग्री का कोण पड़ेगा, तो मिनट की जगह 20 लिखोगे, 110 डिग्री। इसका केवल एक आंसर दोगे, 110 डिग्री। ऐसे लिख लो, जब 12 और 1 के बीच कोण निकालना हो तो सिर्फ मिनट गुणा 11/2 का प्रयोग किया जाता है। 12 और 1 के बीच में जब भी कोण निकालना हो तो सिर्फ मिनट गुणा 11/2 का प्रयोग किया जाता है। ये जरूर नहीं है कि केवल यही सूत्र लगाओ, तुम ये भी लगा सकते हो, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक टाइम थोड़ा सा और ज्यादा खराब होगा, क्योंकि घंटे की जगह 12 लिखोगे तो 360, फिर ये माइनस का आएगा, फिर घटाना पड़ेगा, तो आना वो 110 डिग्री है। ये तो इसलिए समय बचाने के लिए बताइए मैंने सिर्फ ये बात, बाकी वो सूत्र गलत नहीं है, वो भी लगेगा उसमें, और वो फिर माइनस का आएगा, फिर 360 में से घटाओगे तो एक आध, अगर 20 सेकंड भी ज्यादा खराब होगी तो क्या फायदा, 20 सेकंड बचाने है ना हमें। अब जैसे मैं कहूं कि 1:05 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यदि दोनों सुइयां एक ही संख्या पर दे रखी है ना, चूंकि एक पर तो नहीं रहती, घंटे की सुई थोड़ी सी आगे निकल जाएगी,
लेकिन एक आइडिया लगा रहे हैं कि 1:05 जब बोलेंगे, 1:05 जब बोलेंगे, जब मिनट की सुई 1 पर रहेगी, दोनों सुई 1 पर ही रहेगी, तो 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो तुम ये सूत्र लगाओगे, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटा गुणा 30। अब ये सूत्र लगाने के बाद आंसर निकलेगा, बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। पर जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो सिर्फ मिनट को आधा कर दिया करो, 5 का आधा करोगे तो इसमें 2.5 डिग्री बनेगा। ये सूत्र लगाओगे जब भी ये 2.5 डिग्री आएगा। मैं कहूंगी 2:10 पर कितने डिग्री का, तो क्यों टाइम खराब करे, सूत्र लगा के 10 का आधा कर दो, 5 डिग्री बनेगा। मैं कहूंगी 9:45 पर दोनों सुई 9 पर ही है, तो दोनों सुई 9 पर ही है, तो 22.5 डिग्री 45 का, तो सूत्र का समय बचाया मैंने इसका, बस सूत्र तो लगेगा, नो डाउट आंसर निकलेगा। बट तुम्हें लिख लो ये लाइन, जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो कोण निकालने के लिए मिनट का आधा कर दिया जाता है। जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो कोण निकालने के लिए मिनट का आधा कर दिया जाता है। कोण निकालने के लिए मिनट का आधा कर दिया जाता है। मिनट का आधा कर दिया जाता है। अगला टॉपिक लिखो अपना सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जब भी पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो तुम्हें 6 भेद बताने हैं। पहला बताना है पुरुषवाचक, फिर बताना है निश्चयवाचक, फिर बताना है अनिश्चयवाचक, फिर बताना है संबंधवाचक, फिर बताना है प्रश्नवाचक और लास्ट भेद बताना है निजवाचक। निजवाचक इसके 6 भेद होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पुरुषवाचक जो होते हैं इसके 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक के भेद के जब भेद होते हैं उसको उपभेद बोलते हैं। एक तो उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, मध्यम पुरुष में तुम और तुम्हें होता है, अन्य में वे और तुम। निश्चयवाचक में यह और वह होता है, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ होता है, संबंधवाचक में जो और जिसका, जिसने, जिसमें, जिसका होता है, प्रश्नवाचक में क्या और कौन होता है और निजवाचक में आप और स्वयं होता है। अब ये इन शब्दों से पहचान करवाएंगे तुम्हारी। ऐसे कहेंगे कि कोई कौन सा सर्वनाम है, तुम्हारे लेवल तक का यही क्वेश्चन है बस। कोई कौन सा सर्वनाम है तो ऑप्शन में अनिश्चयवाचक मिलेगा। तुम्हें पूछेंगे यह कौन सा सर्वनाम है तो निश्चयवाचक। तुम कौन सा सर्वनाम है तो मध्यम पुरुषवाचक। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना, ऐसे उत्तम मध्यम और अन्य हिंदी होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, एस। सेकंड होता है जैसे यू, यूर, यू। थर्ड होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये होते हैं, ये अन्य पुरुष होते हैं। तो तुम्हें इसमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि इसके भेद 6 होते हैं। अब जैसे ऐसे वाक्य देंगे तुम्हें नॉर्मल सा, तुम्हारा लेवल यही है, कौन आया है, जैसे ये आ गया, कौन आया है, जैसे ये आ गया, तो ये कौन सा सर्वनाम है तो तुम्हें बताना है कौन प्रश्नवाचक है। इतनी बात पूछे। यह राम के पिता है, यह कौन सा सर्वनाम है, यह निश्चय।
एक तो मेरी बात सुनो गौर से। हमने नाउन कर लिया, नाउन क्लास कर लिया। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा जो टॉपिक आता है वो लिखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। एडजेक्टिव में जो बातें पूछेंगे, तुम्हारा जो लेवल है केवल वही बातें बताऊंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा। जो तुम्हारा हरियाणा पुलिस लेवल है, HSSC लेवल है, उसमें एक तो सीधी सी बात एक ही बात ध्यान रखनी है। जैसे डिग्री होती है, देखो डिग्री होती है, डिग्री कैसे बनाते हैं? एक तो ER से बनाते हैं और एक EL से। एक तो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बात नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि वीक माने कमजोर, जैसे वीक है, वीक की सेकंड डिग्री अगर बनानी है तो वीकर, और थर्ड डिग्री होती है इसकी वीकेस्ट। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात है कि यदि अंतिम जो अक्षर होता है ना, इससे पहले यदि एक वाउल होता है, वाउल जैसे A, E, I, O, U 5 वाउल होते हैं, अंतिम अक्षर से पहले यदि एक वाउल कोई भी इनमें से होता है तो सेकंड कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनाओगे तो अंतिम अक्षर डबल कर देना। वैसे तो ऑप्शन में आएगा, ये चीजें याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही आता है। ऐसे एक यदि ये अक्षर 6 या 6 से अधिक आते हैं ना, तो उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, तो 6 से अधिक अक्षर आते हैं मोर, उसमें EREST का प्रयोग नहीं होता, मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। एक कुछ एक डिग्री है, 2 3 है, जैसे मच है, मच मोर मोस्ट, तो इसमें EREST का प्रयोग नहीं होता, मच मोर मोस्ट। जैसे इल रोस रोस्ट, इल रोस रोस्ट। जैसे गुड के होते हैं गुड बेटर बेस्ट। उसके बाद होती है मच हो गई, लिटल हो गई, एक होती है लिटल लेस और लेस्ट। एक इस तरह की डिग्री होती है। तो जो आज का लेवल है तुम्हारा, जो एडजेक्टिव में तुम्हें जो 5-7 बातें बताऊंगा बढ़िया जो उस एग्जाम में उसी तरह की बात आती है। एक तो एल्डर के साथ सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि देन तुम्हें जहां भी दिखाई दे वहां तुम्हें ऑप्शन में सेकंड डिग्री भरनी है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है तुम्हारे लेवल में। एक दा के साथ हमेशा थर्ड यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देन के साथ सेकंड डिग्री लगानी है तुम्हें, और दा के साथ तीसरी डिग्री लगानी है। तुम्हें पूरी इंग्लिश है ना, वो तुम्हारे लेवल के हिसाब से करेंगे, जो भी 10-15 टॉपिक है वो। आज करंट इसलिए ना कराएं क्योंकि करंट तुम्हें दे दिया, संडे तक तो मैं बोल ही नहीं सकता करंट कराने में फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें जो दे दिया यही करोगे, आज और कल और परसों 3 दिन। तब तक हम एक टॉपिक इंग्लिश का करेंगे। अब एक बात छोटी सी तो ये ध्यान रखनी है, जैसे एल्डर सेकंड डिग्री है तो एल्डर के साथ हमेशा टू लगाना है तुम्हें, और ओल्डर के साथ हमेशा देन लगाना है। तो ये बात है, एल्डर के साथ हमेशा टू लगाना है, और ओल्डर के साथ जब भी ऑप्शन मिले तो तुम्हें देन लगाना है। एक परिवार का कोई भी रिश्ता है, परिवार का यदि कोई भी रिलेशन है तो तुम्हें एल्डर का प्रयोग करना है, और यदि कोई भी बाहर का रिश्ता है, कोई भवन है, बिल्डिंग है, तो भाई ये रिश्ते हैं उनके साथ हमेशा ओल्डर का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं कि माई ब्रोदर, अब ये घर का रिश्ता हो गया, माई ब्रोदर इज एल्डर टू माई सिस्टर, तो इसमें एल्डर का प्रयोग होगा हमेशा। और जैसे सीता इज ओल्डर देन गीता, तो इसमें मैंने ओल्डर क्यों लगा दिया? इसमें इसलिए लगा दिया कि सीता गीता परिवार की नहीं है, ठीक है, होंगी तो हमें इसमें सेंस नहीं निकल रहा है कि वो परिवार की है, लेकिन इसमें माई शब्द का प्रयोग करके इसका मतलब माई ब्रोदर तो परिवार का हो गया। तो परिवार वाले में हमेशा एल्डर ही बनना है, और बाहर वाले में कोई भी बिल्डिंग, भवन, कोई फोर्ट, कोई भी कुछ भी हो, उसमें हमेशा ओल्डर होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है, विशेष बात यह है, जिस भी शब्द के लास्ट में IOR जब भी आता है तो हमेशा टू का प्रयोग करना है। कोई भी शब्द हो इंग्लिश में, पूरी लिटरेचर में IOR जिसमें आता है उसमें हमेशा टू का प्रयोग नहीं करना है।
जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, अंटीरियर, सुपीरियर, इनमें हमेशा जैसे राम इज जूनियर, जूनियर, फिर यहां टू लगा है तुम्हें, क्योंकि इसमें आई ओ आर है, आई ओ आर जिसमें आ गए उसमें हमेशा टू का प्रयोग होता है। इंफीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, अंटीरियर, तो इनमें हमेशा टू का प्रयोग होता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात है कि एक तो होता है लिटल, एक आता है ए लिटल, और एक आता है द लिटल। तो सिर्फ एक बात ही मेरी याद रखनी है, लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल तो होता है ना के बराबर, जिसका अंश जो सेंस ना के बराबर निकलता है वो उसमें हमेशा लिटल का प्रयोग होता है। जिसका सेंस कुछ निकलता है ए लिटल, जितना कम तो है ये चीज, लिटल मतलब कम होता है, लेकिन जितना है वह है सब का सब, सारा का सारा। तो इसकी पहचान एक ही ध्यान रखना कि जिसमें आशा की जाती है, होप की जाती है, उसमें तो हमेशा लिटिल का प्रयोग करना। जिसमें लेफ्ट कुछ चीज शेष बच रही है, लेफ्ट बच रही है, उसमें ए लिटिल का प्रयोग करना। और जिसमें दो सब्जेक्ट आते हैं ना, हमेशा द लिटिल का प्रयोग करना। जैसे ही हैज स्पेंट खालिस्तान द मनी ही हैड, जैसे इस तरह के वाक्य हैं ये। तो जिसमें दो सब्जेक्ट आते हैं ना, ही आ गया फिर ही आ गया, तो हमेशा द लिटिल का प्रयोग करना है। उसने ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, जितना उसके पास था सबका सब कम जितना है सबका सब। ही हैज स्पेंट, खर्च कर दिया, द लिटिल मनी ही हैड, जितना धन उसके पास था सबका सब उसने खर्च कर दिया। तो जिसमें दो सब्जेक्ट आते हैं हमेशा द लिटिल करना है। देयर इज वाटर इन द जग लेफ्ट, यानी कि वाटर, कुछ जग में कुछ पानी बचा है। और एक वो लोकोक्ति याद रखना, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज, अल्प ज्ञान क्या होता है, अल्प ज्ञान, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो अल्प ज्ञान हमेशा बताना होता है, ये याद रख लेना। ये उसे इसको लोकोक्ति बोलते हैं। ठीक है, कर बेटा कभी